किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है ना। एक तरफ एक ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसूलों पर निकाल दी, और दूसरी तरफ उसी का बेटा जो आगे चलकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बना। तो चलिए आज देखते हैं वो कहानी कि कैसे एक आम सा लड़का दाऊद इब्राहिम एक जीता जागता खौफ बन गया। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये एक भाई की कसम थी। एक ऐसी कसम जो उसने अपने भाई की लाश पर खड़े होकर खाई थी। और बस यही वो पल था जब एक गैंगस्टर का गुस्सा आने वाली तबाही का ऐलान बन गया। मुंबई की सड़कों पर खून बहने का ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 70 के दशक की मुंबई से, और सबसे पहले उस फर्क को समझते हैं जो दाऊद की परवरिश और उसके खतरनाक सपनों के बीच में था। देखिए, एक तरफ थे उसके पिता इब्राहिम कास्कर, बॉम्बे पुलिस के एक ऐसे हेड कांस्टेबल जिनकी ईमानदारी की मतलब मिसालें दी जाती थीं। और फिर दूसरी तरफ था बेटा दाऊद, जिसकी आंखों में बस एक ही सपना था, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने का। उसने ईमानदारी वाले रास्ते की तरफ तो कभी मुड़कर भी नहीं देखा। पढ़ाई लिखाई में तो उसका मन समझिए कभी लगा ही नहीं। उसकी नज़रें तो टिकी रहती थीं डोंगरी के उन भाई लोगों पर, उनकी महंगी गाड़ियां, उनकी चमकती घड़ियां, बस यही सब उसे अपनी तरफ खींचता था। तो चोरी और हफ्ता वसूली से शुरू करके ये सफ़र उसे 20 साल की उम्र में सीधा ले आया मुंबई के सबसे बड़े स्मगलर करीम लाला के गैंग में। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने दाऊद का मुकद्दर हमेशा के लिए लिख दिया। लालच का बस एक पल जो उसकी बेइज्जती और एक नए खतरनाक इरादे की वजह बना। हुआ ये कि पठान गैंग ने दाऊद को 2 लाख रुपए की फिरौती वसूलने का काम दिया। और सोचिए, उस जमाने में 2 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती थी। लेकिन जैसे ही वो पैसा हाथ में आया, दाऊद के अंदर का लालच उसकी वफादारी पर भारी पड़ गया। उसने उसमें से एक मोटा हिस्सा चुपके से अपनी जेब में रख लिया। लेकिन जब पठान भाइयों को इस धोखे का पता चला तो दाऊद को सबके सामने सरेआम बेइज्जत किया गया। ये सिर्फ जिस्म की मार नहीं थी, ये उसकी इज्जत पर, उसके अहम पर चोट थी। एक ऐसा जख्म जिसने उसके अंदर बदले की आग को हमेशा हमेशा के लिए जला दिया। और बस उसी रात दाऊद ने फैसला कर लिया, अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा। नहीं, अब वो अपनी खुद की सल्तनत खड़ी करेगा। अपने भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा, इन सब को मिलाकर उसने डी कंपनी की बुनियाद रखी। ये उसकी ताकत और इंतकाम दोनों का हथियार बनने वाली थी। इस फैसले का अंजाम मुंबई की सड़कें खून से लाल होने वाली थीं। एक ऐसी गैंग वॉर छिड़ने वाली थी जिसकी चिंगारी एक कत्ल से लगी, और इस आग ने दाऊद को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये जंग बहुत तेजी से और बेहद बेरहमी से आगे बढ़ी। देखिए, 1981 में पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर को गोलियों से भून डाला। 1983 में दाऊद ने इसका बदला लिया अपने दुश्मन अमीरजादा को भरी अदालत में मरवाकर। और 1985 आते आते जब पुलिस का शिकंजा कसने लगा तो वो हिंदुस्तान छोड़कर दुबई भाग गया। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, भरी अदालत में इतनी पुलिस सिक्योरिटी के बीच किसी को मारना आखिर मुमकिन हुआ कैसे? इसका जवाब था दाऊद की शातिर प्लानिंग में। उसने इस काम के लिए एक ऐसे लड़के को चुना जो बिल्कुल मासूम दिखता था। एक दुबला पतला सा कॉलेज स्टूडेंट जैसा लड़का, डेविड परदेसी। ऐसा चेहरा जिस पर कोई सपने में भी शक नहीं कर सकता था। और वही हुआ, वो आसानी से सिक्योरिटी को पार कर गया। और गोली चलाने से ठीक पहले उस कातिल ने ये कहा। लेकिन सुनिए, ये अल्फाज सिर्फ अमीरजादा के लिए नहीं थे। नहीं, ये पूरे अंडरवर्ल्ड और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक साफ पैगाम था कि दाऊद का हाथ कितना लंबा है। सबको लगा चलो देश छोड़कर भाग गया तो अब दाऊद का किस्सा खत्म। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। यहीं से एक मामूली सड़क के गुंडे से वो एक ग्लोबल क्राइम सीईओ बनने वाला था। जरा दाऊद की चालबाजी देखिए। अपने ही एक ताकतवर आदमी रमा नाइक को रास्ते से हटाने के लिए उसने क्या प्लान बनाया। उसने भ्रष्ट पुलिस, अपने लोग और तो और रमा के गुस्से को भी एक शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह इस्तेमाल किया। मतलब सब उसके इशारों पर नाच रहे थे और किसी को खबर तक नहीं थी। लेकिन रमा नाइक की मौत के बाद उसके साथी अरुण गवली ने बदला लेने की कसम खा ली। और बस यहां से शुरू हुआ मुंबई की सड़कों पर कत्लो-गारत का एक नया दौर। एक के बाद एक कत्ल। और ये जंग उस वक्त बिल्कुल पर्सनल हो गई जब गवली गैंग ने दाऊद के जीजा इस्माइल पारकर की हत्या कर दी। और अपने जीजा की मौत का बदला
दाऊद ने ऐसे लिया कि पूरा शहर कांप गया। उसके शूटर्स AK-47 लेकर एक पब्लिक हॉस्पिटल में घुस गए और कातिल पर 400 से ज्यादा गोलियां बरसा दी। सोचिए, 400 से ज्यादा। इस हमले में 2 पुलिस वाले भी शहीद हुए। ऐसी दहशत, ऐसी वहशत मुंबई ने पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर दाऊद ने वो कदम उठाया जिसने उसे एक डॉन से एक आतंकवादी बना दिया। उसने देश के एक नाजुक वक्त को, एक संकट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और आतंक का रास्ता चुन लिया। हुआ ये कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी एजेंसी ISI को दाऊद में एक मोहरा नजर आया। उन्होंने दाऊद के सामने एक ऑफर रखा, उसके पूरे क्रिमिनल एम्पायर को दुनिया भर में प्रोटेक्शन। और बदले में दाऊद ने अपना पूरा स्मगलिंग नेटवर्क और हाँ, अपना देश दोनों उनके हवाले कर दिए। इस शैतानी सौदे का नतीजा 12 मार्च 1993 का वो काला दिन था। एक के बाद एक कुल 12 बम धमाकों ने मुंबई को दहला कर रख दिया। 257 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और 1400 से ज्यादा जख्मी हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस दिन हुई तबाही की गवाही है। और निशाने पर थे शहर के वो हिस्से जो उसकी धड़कन थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया की बिल्डिंग, मशहूर बाजार, सिनेमा हॉल्स, बड़े बड़े होटल्स। मतलब ये हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं था, ये हमला मुंबई की रूह पर किया गया था, उसे एक ऐसा जख्म देने के लिए जो कभी न भरे। तो आखिर में चलिए देखते हैं उस साम्राज्य को जिसे दाऊद ने जुर्म और आतंक की बुनियाद पर खड़ा किया। और सबसे बड़ा सवाल, आज वो है कहां? आज दाऊद एक भगोड़ा है, लेकिन उसका साम्राज्य ड्रग्स, हथियारों की तस्करी से लेकर बॉलीवुड फाइनेंसिंग तक कई देशों में फैला हुआ है। आमतौर पर यही माना जाता है कि वो ISI की हिफाजत में पाकिस्तान के कराची शहर में रहता है और वहीं से अपना पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। तो कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, और सवाल आज भी वही है, एक पुलिस वाले का बेटा आखिर इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सी लकीर होती है जिसे पार करने के बाद एक इंसान हैवान बन जाता है।